बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ नुमान एंड यू आर वाचिंग नुमान्स ऑप्टो हब। जैसा कि आपको पता है कि हमने ऑप्टोमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्ले लिस्ट है, हमने वो स्टार्ट की हुई है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस लेक्चर पे आए हैं या आप डायरेक्ट इसी लेक्चर को देखने आए हैं तो मेरी आपसे ये एक रिक्वेस्ट है कि आप जो पहले वाले 2 लेक्चर्स हैं काइंडली उनको देख लें, क्योंकि अगर आपने वो देखे होंगे तो आपको इस लेक्चर की बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। अगर आपने वो नहीं देखे होंगे तो आपको आज का लेक्चर, क्योंकि कुछ टर्म्स में अगर यूज़ करूँगा तो आपको फिर उतने अच्छे तरीके से समझ नहीं आएंगी। पहले जो 2 लेक्चर्स हैं अगर किसी ने नहीं भी देखे तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा ताकि इजीली आप जाके वो देख सकें। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले भी मैं ये चाहूँगा कि हम जो पहले वाले 2 लेक्चर्स पढ़े हैं उनको जल्दी से रिवाइज़ कर लें, फिर हम आज के लेक्चर की तरफ आते हैं। हमने जो पहला लेक्चर था, जो फर्स्ट लेक्चर था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि रेटिनोस्कोपी को हम स्टेप बाय स्टेप किस तरह पढ़ेंगे, कौन सी इसकी स्टेजेस होंगी, इसकी टाइप्स, इसकी टर्मिनोलॉजीज। हमने बेसिकली एक रोड मैप डिस्कस किया था कि हम रेटिनोस्कोपी को किस तरह पढ़ेंगे और हम किस तरह सीखेंगे। जो फर्स्ट लेक्चर में हमने इसको सारा डिटेल में डिस्कस किया। सेकंड लेक्चर में हमने ये डिस्कशन हमने की थी कि हम ऑफ्थेल्मोस्कोप में और जो रेटिनोस्कोप है उसमें किस तरह डिफरेंस कर सकते हैं। उनकी अपीयरेंस से मुझे किस तरह पता चलेगा कि रेटिनोस्कोप कौन सी है, उनकी अपीयरेंस से मुझे किस तरह पता चलेगा कि ऑफ्थेल्मोस्कोप कौन सी है। फिर हमने उसमें ये देखा था कि ऑफ्थेल्मोस्कोप की कंस्ट्रक्शन किस तरह की हुई है। फिर हमने ये देखा कि रेटिनोस्कोप की कंस्ट्रक्शन किस तरह की हुई है। कुछ हमने वो टर्मिनोलॉजीज बेसिकली यूज़ की। बेसिकली ये आपका जो रेटिनोस्कोप है आपके पास, इसमें मैंने मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन जब मैंने आपको बताई थी, इसके मैंने आपको मुख्तलिफ जो पार्ट्स हैं इसके हेड के, मैंने आपको उनका नाम बताया हुआ है उस लेक्चर में। हर चीज़ मैंने डिटेल में आपको उसमें बताई है। अगर आपने वो देखा होगा तो आपको ये लेक्चर ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा और आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से पॉलिश होगा। ये तो था कि जो हमने पहले 2 लेक्चर पढ़े हैं उसको हमने जल्दी से एक दफ़ा रिवाइज कर लिया है। आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इस लेक्चर का हमारा मेन मोटिव क्या है, इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करेंगे वो मैं आपको जल्दी से थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपके माइंड में हो कि हम आगे पढ़ने क्या जा रहे हैं लेक्चर में। आपने अपनी नोटबुक और पेन निकाल लेना है। मैं इंशाल्लाह बहुत ही इजी वे में आपको ये करके समझाऊंगा। आपको ऐसा इजी किसी ने समझाया नहीं होगा, तो आपने इसको जल्दी से नोट डाउन करना है ताकि आपको कल को रिवीजन में आसानी हो। आपने जब भी एग्ज़ाम में होंगे आपने एक दफ़ा रिवाइज़ करना है तो आपकी रेटिनोस्कोपी बिल्कुल तैयार, आपने किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चीज़ों को नोट डाउन करते जाइएगा। साथ हमारे लेक्चर का सबसे पहले मेन मकसद है जो मैं आपको लेक्चर के लास्ट में समझाऊंगा, वो है जी रेटिनोस्कोपी जो वर्ड है इसका एक्चुअल में मतलब मैंने समझना है। इसका मैंने एक्चुअल में मतलब समझना है कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, ये मैंने समझना और ये मैं आपको समझाऊंगा लेक्चर के लास्ट में। सारी चीज़ें आप पढ़ने के बाद जब लास्ट में मैं इसका मीनिंग बताऊंगा तब आप कहेंगे हाँ जी वाकई इसको आपको लास्ट में ही बताना चाहिए, क्योंकि अगर मैं शुरू में बताऊंगा तो आपको कन्फ्यूजन काफ़ी होगी। सेकंड में हम देखेंगे जो कि एक्चुअल में हमारा फर्स्ट होगा, हम देखेंगे कि डेफिनेशन इसकी क्या है। बेसिकली कि एक्चुअल में हमारी डेफिनेशन रेटिनोस्कोपी की क्या है। डेफिनेशन को मैं इंशाल्लाह इतने इजी वे में समझाऊंगा कि आपको दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इसकी डेफिनेशन आप कभी देखें। फिर तीसरे नंबर पे हम ये देखेंगे कि आपने किन लोगों में इसका यूज़ आपको लाजमी है करना और किन लोगों में यूज़ ना भी करें तो खैर है, यानी कि कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें आपको रेटिनोस्कोपी परफॉर्म करनी ही करनी है और कौन से ऐसे हैं कि ना भी करें तो खैर है। फिर हम देखेंगे इसका प्रिंसिपल जो कि बहुत ज़रूरी है। प्रिंसिपल बहुत ज़रूरी है। आपकी ऑफ्थेल्मोस्कोप है, आपकी रेटिनोस्कोप, आपका स्लिट लैम्प, आपका ऑटोग्राफ, कोई भी आपका इंस्ट्रूमेंट है जो किसी ना किसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अगर आपको उसका प्रिंसिपल पता होगा तो आपके लिए कॉन्सेप्ट गेन करना कोई मुश्किल बात नहीं है। हम क्या डिस्कस करेंगे, इसका प्रिंसिपल और प्रिंसिपल को डिस्कस करने के बाद फिर हम देखेंगे कि इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, रेटिनोस्कोपी की कौन कौन सी टाइप्स हैं। ये हमारे लेक्चर का आज का मेन जो मकसद है वो ये है, इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक स्टेटमेंट की तरफ लाना चाहूँगा जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके लिखी है। वो स्टेटमेंट क्या है जी और वो किसने कही है? वो स्टेटमेंट कही है जी जैक कोपलैंड ने। अब जैक कोपलैंड कौन है, इनकी तरफ ज़रा मैं बाद में आता हूँ, पहले मैं वो स्टेटमेंट पढ़ लूँ कि इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है जी यू कांट लर्न रेटिनोस्कोपी बाय रीडिंग अ बुक। क्या कहा है? यू कांट लर्न रेटिनोस्कोपी बाय रीडिंग अ बुक। अब जैक कोपलैंड कौन है इसको डिस्कस करेंगे, इनका पता होना ज़रूरी है हमें।
इन्होंने हमें बताया कि यू कांट लर्न रेटिनोस्कोपी बाय रीडिंग अ बुक। मैं इसका इंशाल्लाह आपको पूरा कॉन्सेप्ट दूंगा, बहुत इजी वे में समझाऊंगा भी, लेकिन आप बहुत अच्छा पढ़ने के बाद भी, बहुत अच्छे नोट्स बनाने के बाद भी आप प्रैक्टिकली तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप प्रैक्टिकल वर्क शुरू ना कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, आप तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप प्रैक्टिकल वर्क शुरू ना कर लें। सो वो कहते हैं यू कांट लर्न रेटिनोस्कोपी बाय रीडिंग अ बुक। जब तक आप बुक पढ़ते रहेंगे, मैं बहुत अच्छा समझा दिया, आपने पढ़ लिया, लेकिन आपने कभी रेटिनोस्कोप को उठा के नहीं देखा, आपने रेटिनोस्कोप को उठा के नहीं देखा, उसको यूज़ करके नहीं देखा, उसको ऑन करके नहीं देखा, आपको पता ही नहीं कि कहाँ पे उसकी स्ट्रीक को मैंने किस पोजीशन में लाना है। फॉर एग्जांपल प्लेन मिरर इफेक्ट उसका कैसे होता है, उसका कनकेव मिरर इफेक्ट कैसे होता है, मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, लेकिन आपने कभी उसको खुद से कोशिश नहीं की यूज़ करने की, तो आप कभी भी सीख नहीं सकते। पढ़ आप बहुत अच्छा लेंगे, लेकिन आप कभी सीख नहीं पाएंगे। इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। अब जैक कोपलैंड का मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, क्योंकि ये इन्होंने इन्वेंशन की है, तो मैं समझता हूँ इनका हक है कि मैं इनके बारे में आपको बताऊँ। जैक कोपलैंड वो इंसान है जी, जैक कोपलैंड वो इंसान है जिन्होंने रेटिनोस्कोप में जो स्ट्रीक की वर्जन्स है उसकी इन्वेंशन की है। अब स्ट्रीक की वर्जन से मेरा क्या मुराद है, मेरी मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोग कैमरे में, अगर कैमरा यहाँ फोकस करें, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, अभी यहाँ पे आपको एक स्ट्रीक नज़र आ रही है, ये जो आपको लाइट इससे निकलती हुई नज़र आ रही है इसको स्ट्रीक कहते हैं। ये जो स्ट्रीक आपको नज़र आ रही है ये डाइवर्जेंट स्ट्रीक है। कौन सी स्ट्रीक है? डाइवर्जेंट या डाइवर्जेंस आप कहें, डाइवर्जेंट स्ट्रीक है। सो अगर मैं स्लीव को अप करता हूँ, अगर मैं स्लीव को अप करता हूँ, अब कौन सी स्ट्रीक आ गई? कन्वर्जेंट स्ट्रीक आ गई। कौन सी स्ट्रीक आ गई? कन्वर्जेंट। सो अगर कन्वर्जेंट को और डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को अगर मैं कलेक्टिवली कहना चाहूँ तो मैं इसको वर्जेंस बोल सकता हूँ, इसको मैं वर्जेंस बोल सकता हूँ। सो इसकी इन्वेंशन जो थी वो किसने की? वो जैक कोपलैंड ने की। सो ये था जैक कोपलैंड के बारे में। अब हम एक्चुअल जो है रेटिनोस्कोपी की तरफ आ रहे हैं। अब सबसे पहले तो जी डिस्कस करते हैं कि रेटिनोस्कोपी की जो एक्चुअल डेफिनेशन है, जो इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है वो क्या है। रेटिनोस्कोपी की जो डेफिनेशन है वो हमें बताती है जी, इट इज़ अ ऑब्जेक्टिव मेथड टू मेजर द ऑप्टिकल पावर ऑफ द आई। अगर हम इस डेफिनेशन को समझना चाहें तो हम इसको पहले सबसे पहले ज़रा दो पार्ट में कन्वर्ट करते हैं या दो पार्ट में इसको स्प्लिट करते हैं। इट इज़ अ ऑब्जेक्टिव मेथड, पहला पार्ट हम यहाँ पे इसको स्प्लिट कर लेते हैं। पहले इस वर्ड का या इस सेंटेंस का हम मतलब समझ लेते हैं। मेथड का मतलब तो मुझे इजीली पता चल गया कि कोई एक ऐसा काम या एक ऐसा उसका यानी कि प्रोसीजर है कि वो उसी मेथड के थ्रू होगा, यानी कि किसी भी काम को करने का जो तरीका होता है वो क्या कहलाता है जी? इसका मेथड, यानी इस काम का मेथड क्या है, इस काम को करने का तरीका क्या है। इस वर्ड का आई होप आपको मीनिंग समझ आ गया। मेन जो मीनिंग समझना है वो समझना जी हमने ऑब्जेक्टिव का, कि जो हमने पढ़ा जी इट इज़ अ ऑब्जेक्टिव मेथड। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिव जी आपका वर्ड निकला हुआ है ऑब्जर्वेशन से। किस वर्ड से निकला है जी? ये वर्ड से निकला है ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, कोई भी ऐसी चीज़ जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ और उससे मैं नॉलेज गेन कर रहा हूँ या उससे मैं कुछ हासिल कर रहा हूँ, वो क्या है जी? मेरी ऑब्जर्वेशन। ऑब्जेक्टिव वर्ड निकला है ऑब्जर्वेशन से, तो ये क्या है जी? इट इज़ अ ऑब्जेक्टिव मेथड। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं अगर इस मार्कर को देख रहा हूँ, इस मार्कर को देखते हुए मुझे इसके फीचर्स मैं अपने ज़हन में सोच रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसको अगर देखा, इसका जो कलर था वो ब्लैक था, मुझे थोड़ा आइडिया हुआ कि जी ये ब्लैक कलर का मार्कर होगा, ये राइटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। ऑब्जर्वेशन आपके डिपेंड करती है नॉलेज पे। सो मैंने जब इसको देखा या इसके फीचर्स मैंने देखे तो मुझे थोड़ा आइडिया हो गया। मैंने इस मार्कर के बारे में किसी से पूछा नहीं, इस मार्कर के बारे में किसी से पूछा नहीं, मेरे पास जो नॉलेज था उसी नॉलेज पे मैंने इसको ऑब्जर्व किया, उसी नॉलेज पे मैंने ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करने के बाद मैंने अपना एक स्टेटमेंट मैं दूंगा इसके बारे में, या कुछ भी मैं एक अपना ज़हन में एक ख्याल ले आऊँगा इसके बारे में। ऐसा ही है। सो मैंने किसी से पूछा नहीं, मैंने खुद ही ऑब्जर्व करके एक मैंने रिजल्ट निकाल लिया। वो क्या खिलाया जी? मेरी ऑब्जर्वेशन खिलाई। वो रिजल्ट किस पे बेस्ड था? मेरी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड था। मैंने किसी से पूछा नहीं। सो रेटिनोस्कोपी क्या कहती है? रेटिनोस्कोपी कहती है जी इट इज़ अ ऑब्जेक्टिव मेथड। ये एक ऑब्जेक्टिव मेथड है, ये एक ऑब्जर्वेशनल मेथड है। कौन सा मेथड है जी? ये एक ऑब्जर्वेशनल मेथड है, जो कि आपने जो आप सीख रहे हैं या आप जो पढ़ रहे हैं, आप उसकी बेस पे इसको परफॉर्म करेंगे। आप किसी से कुछ नहीं पूछेंगे। दिस इज अ ऑब्जर्वेशनल मेथड। कौन सा मेथड? इट इज अ ऑब्जर्वेशनल मेथड। किसके लिए है ये ऑब्जर्वेशनल मेथड? अब नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं इस चीज पे। ये ऑब्जर्वेशनल मेथड
चीज़ के लिए है, ये है जी टू मेजर दी ऑप्टिकल पावर ऑफ द आई। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको ज़रा समझते हैं। आई होप आपको इस बात की ऑब्जर्वेशन की समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट हमें कहता है जी इट इज़ अ ऑब्जेक्टिव मेथड। ये एक ऑब्जर्वेशनल मेथड है, हमें ये तो पता चल गया, लेकिन ये किस चीज़ के लिए ऑब्जर्वेशनल मेथड है? ये जो रेटिनोस्कोपी है ये किस चीज़ के लिए ऑब्जर्वेशनल मेथड है? हमें अब इस चीज़ को समझना है, टू मेजर द ऑप्टिकल पावर ऑफ द आई। ऑब्जर्वेशनल मेथड है आंख की ऑप्टिकल पावर को मेजर करने के लिए। इसको हम जल्दी से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ कि आपको रिफ्रैक्टिव एरर्स का पता है, क्योंकि अगर आप रेटिनोस्कोपी पढ़ने आए हैं इट मीन्स आपको रिफ्रैक्टिव एरर का आइडिया होगा, तो आप रेटिनोस्कोपी पढ़ने आए हैं। सो रेटिनोस्कोपी में मैंने मेजर करनी है टू ऑप्टिकल पावर ऑफ द आई। ऑप्टिकल पावर ऑफ द आई का मतलब क्या है? ऑप्टिकल पावर ऑफ द आई होती है ये हमारे पास +58 टू +60 डायोप्टर। ये आपकी आंख की टोटल ऑप्टिकल पावर है। टोटल ऑप्टिकल पावर है। कुछ बुक्स लिखती हैं जी आंख की टोटल ऑप्टिकल पावर कॉर्निया की पावर मिला के और लेंस की पावर मिला के आपकी जो आई की पावर बनती है वो टोटल ऑप्टिकल पावर ऑफ द आई कहलाती है। ठीक है, मैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर बीच में नहीं गिन रहा, मैं एक्वस नहीं गिन रहा, मैं विट्रस नहीं गिन रहा, मैं ऐसी चीज़ें नहीं गिन रहा, मैं डायरेक्ट जो आपके मेजर जो आपके वो है ना स्ट्रक्चर्स में उनको गिन रहा हूँ। सो 58 टू 60 डायोप्टर। कुछ लोग कहते हैं जी +58, कुछ बुक्स लिखती हैं +58, कुछ लिखती हैं +58.6 लिखती हैं, कुछ 60 लिखती हैं। तो हम मान के चलते हैं जी +58 टू +60 डायोप्टर आंख की ऑप्टिकल पावर होती है। यानी कि अगर आंख की इतनी पावर होगी, हमारी आई की इतनी पावर होगी, तो मैं ई मेट्रोप हूँ। मैं क्या हूँ जी? ई मेट्रोप। मेरी नज़र क्या होगी? 6/6 होगी। क्या होगी? 6/6। यानी कि अगर मेरी आंख की पावर, मेरा कॉर्निया और मेरा जो क्रिस्टलाइन लेंस है, अगर कलेक्टिवली उनकी पावर 58 या +60 डायोप्टर होगी, तो मेरी नज़र 6/6 होगी। ठीक है, इस चीज़ को आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। सो अगर आंख की पावर, यहाँ मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ आपको, अगर आंख की पावर आपने रिफ्रैक्टिव एरर नहीं भी पढ़े तो आपको ये बात पढ़ते साथ ही आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा रिफ्रैक्टिव एरर का। +60 डायोप्टर से अगर आपकी आंख की पावर ज़्यादा होती है, फॉर एग्जांपल आप ले लें 65 होती है, 66 होती है या 67 कुछ भी होती है, +65 या +66। एक चीज़ आपने यहाँ हमेशा ये भी याद रखनी है, आंख की पावर कभी माइनस में नहीं होती, आंख की पावर हमेशा प्लस में होती है। इस चीज़ को आपने याद रखना है। +65 या +66 कुछ भी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। अगर जो नॉर्मल पावर ऑफ द आई है, अगर आंख की पावर आई की पावर उससे ज़्यादा हो गई, यानी कि ये नॉर्मल पावर थी, अगर आंख की पावर उससे ज़्यादा हो गई, तो उसको नॉर्मल पे लाने के लिए मैं क्या करूँगा? मैं उसको माइनस करूँगा तो वो नॉर्मल पे आएगी। यानी कि अगर +60 डायोप्टर नॉर्मल थी और एक पेशेंट है उसकी आंख की पावर +65 डायोप्टर है, इसमें से मैं कितना माइनस करूँ कि उसकी पावर यहाँ तक आ जाए? मैं -5 करूँगा तो फिर 60 डायोप्टर आएगा। अब ये जो -5 मैं कर रहा हूँ वो मैं कैसे कर रहा हूँ? वो मैं इन ग्लासेस के थ्रू कर रहा हूँ। अब जिनको मायोपिया है, जिनकी आंख की पावर ज़्यादा होती है, उनको क्या होता है? उनको मायोपिया, उनका रिफ्रैक्टिव एरर जो होता है उसको आप कहते हैं मायोपिया। सो वो मैं किस तरह माइनस करूंगा? वो मैं ग्लासेस का नंबर दे के बाहर से माइनस कर रहा हूँ। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। सो इसके ऑपोजिट अगर आपकी आंख की पावर कम होती है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 55 +55 डायोप्टर +54 डायोप्टर, अगर आंख की पावर कम है नॉर्मल से, तो वो है जी आपका हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया ये आपका, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि नॉर्मल पावर ऑफ द आई, अगर आप पावर ज़्यादा है, कम करने के लिए कौन सा लेंस लग रहा है? माइनस का लग रहा है, और वो रिफ्रैक्टिव एरर क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा मायोपिया। इसके ऑपोजिट अगर आंख की पावर कम है, 58 से कम है, तो 55 मैं ले लेता हूँ, +55 है, तो कितना मैं ऐड करूँगा तो 58 आएगा या 60 आएगा। ठीक है, यानी कि इसमें ऐड होगा, इसमें प्लस का मैं लेंस दूंगा तो वो ऐड होगा, और वो रिफ्लेक्टिव एरर क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा जी हाइपरमेट्रोपिया। आई होप आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी। अगर आपको इस पॉइंट की समझ आ गई तो ये समझना आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं रहा। हमें ये इस पॉइंट को हमने ये समझा, तो अब ज़रा हम इसकी तरफ वापस आते हैं। ये डेफिनेशन हमें क्या कहती है जी? टू मेजर दी ऑप्टिकल पावर ऑफ द आई। ऑप्टिकल पावर ऑफ द आई मैंने आपको क्या बताया? टोटल ऑप्टिकल पावर ऑफ द आई कितनी होती है? +58 टू +60। ठीक है, ये हम एक रेंज मान के चल रहे हैं, किसी में 58 होगी, किसी में 59, किसी में 60, हम 58 टू 60 मान के चलते हैं। सो ऑप्टिकल पावर ऑफ द आई मेजर करते हैं
थ्रू द रेटिनोस्कोपी। अक्सर बच्चे यहाँ डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, जी हम तो रिफ्रैक्टिव एरर मेजर करते हैं रेटिनोस्कोपी में, लेकिन डेफिनेशन में लिखा होता है कि आप आंख की ऑप्टिकल पावर मेजर कर रहे हैं। वो किस तरह हम मेजर कर रहे हैं? वो हम इसी तरह मेजर कर रहे हैं कि अगर मैं रेटिनोस्कोपी परफॉर्म कर रहा हूँ, मैंने देखा पेशेंट में नंबर आ रहा है -3 का, तो मुझे क्या आइडिया हुआ, यानी कि उसकी आंख की पावर ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? 3 नंबर। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ तो मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट करता हूँ, या आप इसको एक दफ़ा दोबारा पॉज करें और लेक्चर को थोड़ा पीछे करके दोबारा एक दफ़ा इस चीज़ को आप देखें, इसको दोबारा एक दफ़ा वॉच करें ताकि आपको इस पॉइंट की समझ आए। मुझे अगर -3 का रिफ्रैक्टिव एरर मिला है तो 60 नॉर्मल थी, -3 यानी कि उसकी आंख की पावर थी +63 डायोप्टर मिली। अगर मैं -3 लगाऊंगा तो उसकी पावर 60 होगी और उसको 6/6 नज़र आएगा। आई होप अब आपको ये बात क्लियर होगी। टू मेजर दी ऑप्टिकल पावर ऑफ द आई, टू मेजर दी ऑप्टिकल पावर ऑफ द आई का मतलब ये है कि आपने इन अदर वर्ड्स आप यही मेजर कर रहे हैं कि आपका जो रिफ्रैक्टिव एरर है वो कितना है, लेकिन आप रिफ्रैक्टिव एरर मेजर करने के साथ साथ आपको ये आइडिया हो गया कि आंख की टोटल ऑप्टिकल पावर कितनी है। यानी कि फॉर एग्जांपल किसी को -5 या +5 का, मैं ले लेता हूँ जी +5 का, उसको हाइपरमेट्रोपी है, यानी उसकी आंख की जो ऑप्टिकल पावर है वो +5 नंबर कम है, वो +5 नंबर नॉर्मल लोगों से कम है। किसी का 65 डायोप्टर में ले लेता हूँ, यानी कि उसको -5 नंबर का मायोपिया हुआ, -5 नंबर का मायोपिया यानी कि 65 डायोप्टर। उसकी आंख की पावर, उसकी आंख की ऑप्टिकल पावर 5 नंबर ज़्यादा है जो आपके इमेट्रोपिक पर्सन होते हैं उनसे। आई होप आपको अब ये डेफिनेशन कभी नहीं भूलेगी और आपको ये पता चल गया होगा कि इस डेफिनेशन का एक्चुअल में मतलब क्या है। इट इज़ अ ऑब्जेक्टिव मेथड, कि ये एक ऑब्जर्वेशनल मेथड है। इसमें हम पेशेंट से कुछ भी नहीं पूछ रहे, हम अपनी ऑब्जर्वेशन के थ्रू स्ट्रीक हमने डाली, हमें कौन सा रिफ्लेक्स मिल रहा है, हमें विद मूवमेंट मिल रही है, हमें अगेंस्ट मूवमेंट मिल रही है, हमें कुछ भी मिल रहा है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन के थ्रू। ये एक मेथड है, ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं। ये एक ऐसा मेथड, एक ऐसा तरीका है जिसमें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्यों ऑब्जर्व कर रहे हैं? टू मेजर दी ऑप्टिकल पावर ऑफ द आई, आंख की ऑप्टिकल पावर को मेजर करने के लिए। आई होप अब आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी। सो नेक्स्ट अब हम चलते हैं कि कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनमें रेटिनोस्कोपी आपको करनी ही करनी है और कौन से ऐसे पेशेंट हैं उनमें आप ना भी करें तो खैर है। सबसे पहले आप जी लिखेंगे कि अगर आप कभी एग्जाम में भी लिखें तो आप रेटिनोस्कोपी किन में करते हैं? आप करते हैं जी नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट, नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट में आप करते हैं। अब नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट्स का क्या मतलब है? नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट का ऐसा मतलब, फॉर एग्जांपल आप उसका ऑटो एफ कर रहे थे, अब वो अकोमोडेट इतना कर रहा है या आपको वो आपकी बात को फॉलो नहीं कर रहा, तो आप उसको उसमें आप रेटिनोस्कोपी करते हैं ताकि आपको उसके रिस्पॉन्स की ज़रूरत ही ना पड़े। तो आप ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्वेशन के थ्रू उसकी आंख की ऑप्टिकल पावर मेजर करें, या इन अदर वर्ड आप आंख का रिफ्रैक्टिव एरर मेजर करें। सो नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट में आप करते हैं, आप नॉन वर्बल चाइल्ड्स में, या आप इसको मैं बड़ी फॉर्म में मैं अगर लूँ तो आप चिल्ड्रंस में करते हैं। किन में करते हैं जी? चिल्ड्रन में करते हैं, ठीक है। सेकंड फिर आप किन में करते हैं जी? आप करते हैं जी लैंग्वेज बैरियर। अगर आपका और आपके पेशेंट का लैंग्वेज बैरियर है, यानी मैं फॉर एग्जांपल मैं उर्दू बोल रहा हूँ और कोई पश्तो बोल रहा है, वो मैं पश्तो नहीं समझ सकता, वो उर्दू नहीं समझ सकता, तो उसको मैं सिर्फ इतना समझा दूँ कि आपने सिर्फ इसको देखना है, या इशारे से कुछ भी समझा दूँ, या वो कुछ ना भी देखेगा, क्योंकि मैं दिस इज़ अ ऑब्जर्वेशनल मेथड, मुझे उसके रिस्पॉन्स की ज़रूरत नहीं है। सो लैंग्वेज बैरियर अगर हो, वो मेरी बात नहीं समझ रहा, तो मैं उसमें भी रेटिनोस्कोपी कर लूँगा। सो ये पता चल गया। फिर आप करते हैं जी स्पेशल चाइल्ड्स में, या जो स्पेशल लोग होते हैं, ठीक है। आई होप आपको इस बात का पता चल गया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। स्पेशल चाइल्ड जो आपके होते हैं या स्पेशल जो लोग होते हैं, आप उनमें भी रेटिनोस्कोपी परफॉर्म करते हैं। सो ये वो कंडीशन हैं जिनमें आपको रेटिनोस्कोपी करनी ही करनी है। सो बाकी आप जो पर्सन हैं उनमें ना भी करें तो खैर है। आई होप आज के लेक्चर के रिगार्डिंग आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो, आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब लाजमी दूंगा। आज के लेक्चर के लिए इतना ही था, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।